मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन का रुख करूंगी। राजीव, अब हम जब भी इलेक्शंस की बात हम कर रहे थे, विधानसभा चुनाव के दौरान भी और 2024 का जब जब हमने जिक्र किया, आपने यूपी, बिहार, बंगाल, ये इन तीनों राज्यों का महत्व हर बार बताया है। इन तीनों राज्यों को साधना बहुत जरूरी है, चाहे वो एनडीए हो या इंडिया गठबंधन हो। तो आज बंगाल पहुंच चुकी है ये जोड़ी। मैं समझना चाहूंगी बिहार, ये बंगाल का सियासी गणित कितना जरूरी, क्यों महत्वपूर्ण? देखिए पूजा, आपके सवाल का जवाब मैं एक किस्से से पहले शुरू करता हूं, फिर मैं आता हूं। सन 2007 की बात है, गुजरात में विधानसभा के चुनाव होने थे। मेरे एक सीनियर गुजरात में अच्छे पद पर थे, प्रशासनिक पद पर, जो अब रिटायर हो गए, और उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ा किस्सा वो बताते हैं कि चुनाव से पहले जब उन्होंने नज़दीकी अधिकारियों की बैठक बुलाई और इनपुट लिया कि आप लोगों को क्या लगता है, इंटेलिजेंस को क्या लगता है, कितनी सीटें आएंगी, तो उन लोगों ने कहा बहुत कंफर्टेबल मेजॉरिटी आएगी, 115 से 20 सीटों के बीच में आ जाएगी। तो वो मज़ेदार किस्सा वो बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजाय, उस समय के मुख्यमंत्री बजाय खुश होने के, उन्होंने कहा इसको 0 कर दो। और अब मुझे ये बताओ कि कौन सी सीटें पक्का भारतीय जनता पार्टी हार रही है। उन सीटों की लिस्ट मुझे आप लोग अपने उससे दीजिए। हमें सिर्फ वहाँ से शुरुआत करनी है जो सीट हम पक्के तौर पर हार रहे हैं। उन्होंने कहा उन्होंने जीत का 115-20 का आंकड़े को तुरंत दरकिनार कर दिया। वो ये भी कहते हैं कि जब भी फीडबैक लेते हैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, फीडबैक अधिकारियों से लेते हैं, और कोई भी अगर इस तरह के आंकड़े देता है तो उसकी तरफ बहुत गंभीरता से नज़र उठा के देखते हैं। क्यों? क्योंकि जो आंकड़ा आप दे रहे हैं, अगर उससे कम आए, उससे ज़्यादा आए, तब तो बहुत कोई बात नहीं। अगर उससे कम आ जाए तो फिर नरेंद्र मोदी उस व्यक्ति को कभी माफ़ नहीं करते, और इसलिए बड़बोलापन उन्हें पसंद नहीं आता है। ये किस्सा उन्होंने मुझे एक बार बताया था, और उन्होंने एक बार इससे मुझे ये लगता है कि चुनावी रणनीति और प्रबंधन के लिहाज से, और अमित शाह को आप जानती हैं कि दोनों की जोड़ी चुनावी रणनीति और प्रबंधन में देश में इस समय इनकी कोई टक्कर नहीं है। मैं आपको ये बात शुरू करने से पहले बता दूं कि आज 26 दिसंबर को हम बातचीत कर रहे हैं, और आप देखिएगा अगले 20-25 दिनों में 160 लोकसभा सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवार घोषित कर देगी। वो ये सीटें हैं 150 के आसपास, जिसमें भारतीय जनता पार्टी अपने आप को खुद कमजोर मानती है। आपको याद होगा मध्य प्रदेश के चुनाव में 39 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार वहां घोषित किए थे जहां कांग्रेस सबसे मजबूत दिखाई दे रही थी। सबसे पहले उम्मीदवार वहां पर दिए, और उन सारी सीटों का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। तो समीक्षा करने के अलग अलग तरीके हैं। मुझे लगता है विपक्ष के नेता अभी जहां पर तैयारी की जिस जगह पर है, उससे भारतीय जनता पार्टी 100 किलोमीटर आगे है। अब पश्चिम बंगाल का गणित क्या है, और अमित शाह ने पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और उड़ीसा, इन 3 राज्यों की कमान क्यों संभाली है, और 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या है, अब मैं इस पर थोड़ा सा आपको बताता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जितनी सीटें उसके पास जिन जिन प्रदेशों में है, अब उसे लगता है कि वहां पर बढ़ना बहुत मुश्किल है। उत्तर प्रदेश में उनको अभी भी ये उम्मीद है कि कुछ सीटों का इजाफा हो सकता है। बाकी आपको पता है राजस्थान की सारी सीटें हैं, गुजरात की सारी सीटें हैं, मध्य प्रदेश की भी एक छोड़ सारी सीटें हैं, छत्तीसगढ़ में भी 2 सीटें छोड़ करके सब है। इस तरीके से अगर आप देखते जाए तो बिहार, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल, जहां उन्होंने 2019 में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, इन 3 राज्यों में उनको चुनौती है। बढ़ने की संभावना कहां कहां है? उड़ीसा और तेलंगाना को वो बहुत निगाहों से देख रहे हैं। कर्नाटक में मुझे लगता है वो जेडीएस के साथ समझौता कर सकते हैं, और बीआरएस में कविता, केसीआर की बेटी, जिस तरह से राम मंदिर के विजुअल्स को ट्वीट कर रही हैं और हिंदुत्व की बात कर रही हैं, मुझे लगता है कि कोई टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग तेलंगाना में भी बीआरएस के साथ बीजेपी की होगी। अब आते हैं पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं, उड़ीसा में 21 सीटें हैं, और तेलंगाना में 17 सीटें हैं। कुल मिलाकर 80 सीटें इन 3 राज्यों में हैं। इन 80 सीटों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित किए गए थे 2014 में, तब उनको सिर्फ 4 सीटें मिली थी इन 3 राज्यों में, पश्चिम बंगाल में 2, उड़ीसा में 1 और तेलंगाना में 1।
लेकिन 2019 के जब चुनाव हुए, अमित शाह ने जब इन 3 राज्यों पर फोकस किया तो यह आंकड़ा बढ़ करके 30 पर पहुंच गया, यानी 26 सीटों का फायदा 2019 में हुआ। और इस बार की इनकी रणनीति है कि इन 80 सीटों में उन्हें 50 सीटें जीतनी है, जिसमें पश्चिम बंगाल उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब ऐसा पश्चिम बंगाल में क्यों है? क्योंकि जिस राज्य में बीजेपी का कभी खाता नहीं खुलता था, उस राज्य में बीजेपी आज राज्य विधानसभा में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। वो तब है जब पश्चिम बंगाल में एक भी चेहरा बीजेपी का अपना नहीं है और बीजेपी का कोई बड़ा चेहरा आज तक बन नहीं पाया पश्चिम बंगाल में। इसलिए ममता बनर्जी के सामने जब राज्यों के विधानसभा चुनाव होंगे अगले भी, तब भी बीजेपी का कोई नेता उनके सामने अभी खड़ा होने की स्थिति में नहीं। अब बात जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर होगी, तब पश्चिम बंगाल में वो बात नहीं होगी जो विधानसभा चुनाव में है। ये बात ममता बनर्जी अच्छी तरीके से जानती है। उत्तर बंगाल में बीजेपी का बढ़ता हुआ जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन ममता बनर्जी ने भी इस बात की आहट पहले देखते हुए उन्होंने लोकसभा चुनाव की तैयारी और पहले से कर दी है। बीजेपी को ये बात पता है और बीजेपी ये बात जानती है कि 2024 का लोकसभा चुनाव पश्चिम बंगाल में सीधे सीधे आमने सामने की टक्कर होगा, जिसमें कि टीएमसी और बीजेपी होंगी। अब अगर लेफ्ट और कांग्रेस, अब किसका किससे समझौता होता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, सीएए और पोलराइजेशन, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो पश्चिम बंगाल में बहुत काम करेंगी। और इसीलिए चूंकि पश्चिम बंगाल में माइनॉरिटी वोटों का परसेंटेज बाकी राज्यों से बहुत ज़्यादा है और वो उसका कंसंट्रेशन एक जगह होता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी पोलराइजेशन की भी पूरी तैयारी करेगी। दूसरी बात ये कि टीएमसी का जो कार्यकर्ता है, टीएमसी का जो पीछे 1.5 सालों का कार्यकाल है, उस पर सवाल जो उठा करके बीजेपी उसमें आगे टक्कर देने की जो बात कर रही है, तो ये जो है अपनी टैली को जो 18 थी 2019 में, वो 25 तक ले जाने की तैयारी में है। और उन्हें कुछ नहीं चाहिए, इन 3 राज्यों से अगर 50 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आती हैं तो बाकी सीटें अगर कहीं नुकसान भी होता है तो वो 2019 की टैली से ऊपर जा सकती है। और इसी रणनीति के तहत आप देखिएगा आने वाले दिनों में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तेलंगाना, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के लगातार दौरे करते रहेंगे। बिल्कुल, रणनीति क्या रही है आपके उस एग्जाम्पल से ही बहुत साफ हो गया था जो आपने शुरुआत में दिया कि बीजेपी आखिर किस रणनीति पर आगे काम कर रही है और 2024 को जीतने के लिए उसकी क्या रणनीति है। राजीव, बहुत अच्छे से आपने यहाँ का गणित और समीकरण यहाँ पर समझाया, मुद्दे भी क्या अहम है वो उस पर भी आपने रोशनी डाली। अब आगे मैं राजनीतिक मेहमानों का रुख कर लेती हूँ।